साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। लो जी, अब यहाँ से एक बार हम आईटीसी के चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं जी। अब आईटीसी का आई थिंक हमारा 11वां लेक्चर है। 10 लेक्चर हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब 10 लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने आईटीसी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। कुछ छोटी छोटी बैलेंस बची हैं बातें, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। बट जो अभी तक हमने पूरा कंप्लीट किया उसके एक बार फटाफट से सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं। रिवीजन तो वैसे हम डेली कर रहे हैं, ठीक है, बट उस टाइम आईटीसी हमारा कंप्लीट हुआ नहीं था। अब हमारा ऑलमोस्ट आईटीसी कंप्लीट हो चुका है, तो सुपर फास्ट तरीके से पूरे के पूरे आईटीसी की मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ जी। अब एक बार बिल्कुल सीधो के बैठ जाओ जी। जीएसटी के बाद कस्टम नहीं होगा जी, जीएसटी के बाद इनकम टैक्स होगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब कस्टम हम करेंगे लास्ट में। अब सुनो ध्यान से, बीच में ना डिस्टर्ब मत करो जी, बीच में डिस्टर्ब मत करो। 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाओ यहाँ पे। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब आईटीसी के चैप्टर में मैंने कहा था कि 16 से लेके 19 तक हमें सेक्शन कंप्लीट करने हैं। सेक्शन नंबर 16 से 19 हमें कंप्लीट करने हैं। 16 हमारा हो गया जी, 17 हमने कंप्लीट किया, 18 हमने कंप्लीट किया, 19 हमने कंप्लीट किया। और रूल नंबर 36 से रूल नंबर 44 जहाँ जहाँ लिंकिंग थी वहाँ वहाँ हमने रूल्स भी साथ में कंप्लीट कर लिए। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 की हेडिंग याद करो। सेक्शन 16 की हेडिंग क्या थी? सेक्शन 16 हमारा था एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। मतलब 16 में 2 बातें निकल के आती हैं कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल होंगे आईटीसी लेने के, और कौन जो भी पर्सन एलिजिबल होंगे वो कब होंगे, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो वो सारी बातें 16 में होंगी। मतलब 2 बातें 16 में, एलिजिबल कौन होगा, कंडीशन क्या होंगी, वो 16 में है जी। फिर 17 कहता है अपॉर्शनमेंट और ब्लॉकेज, मतलब आईटीसी को अपॉर्शनमेंट करेंगे, कैसे करेंगे और किस केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, वो सारी बातें 17 की हैं। फिर 18 बात करेगा स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, वो सारी बातें 18 के अंदर आएंगी। और 19 जॉब वर्कर की बात करेगा। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 16 की बात करता हूं तो सेक्शन नंबर 16 के टोटल मिला के 4 सब सेक्शन हमने कंप्लीट किए। 16(1) हमने कंप्लीट किया, 16(2) हमने कंप्लीट किया, 3 हमने कंप्लीट किया, 4 हमने कंप्लीट किया। अब 16(1) याद करो। 16(1) में मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो वो क्या बन जाएगा, एलिजिबल। अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो सेक्शन 10 वाला, तो भी वो क्या बनेगा, इनएलिजिबल बनेगा। और अगर वो मान लो सेक्शन 10 वाला नहीं है बट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो भी वो क्या बनेगा, इनएलिजिबल बनेगा। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और वो उन कैटेगरी में कवर नहीं होना चाहिए। और जो भी उसने सामान लिया अगर वो बिजनेस में यूज करेगा तब जाके वो आईटीसी की बातें होंगी। बट 16(2) कहता है मेरे पास 5 कंडीशन है, मतलब 16(1) कंप्लीट करने के बाद 5 कंडीशन और भी सेटिस्फाइड करनी है। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट हो या कोई टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मेरे सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दी हो। तीसरी कंडीशन मेरे को सामान फैक्ट्री में रिसीव हो गया हो। चौथी कंडीशन गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे करेगा, रिवर्स चार्ज में रिसीवर पे करेगा। और फोर्थ कंडीशन, 5वीं कंडीशन आ रही है कि रिटर्न फाइल कर दियो जीएसटीआर 3B की। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके मैं अपनी बुक्स में लिख पाऊंगा कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपये लेने हैं। ये हमारा 16(2) निकल के आता है। फिर 16(2) की 2 प्रोविजो थी। प्रोविजो 1 में क्या लिखा था कि अगर आपने सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर लिया होगा, लोट्स में लिया होगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव करोगे उस टाइम पर आईटीसी आप सारा क्लेम कर लोगे। बस ये बात ध्यान दो। फिर 16(2) के सेकंड प्रोविजो क्या कहते हैं कि अगर रिसीवर को उधार में सामान बेचा तो रिसीवर के पास 180 दिन का टाइम है पेमेंट करने का। अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी तो रिसीवर ने जो आईटीसी क्लेम किया होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की जाएगी तो फिर रिसीवर जब अपनी आउटवर्ड सप्लाई के साथ जीएसटी पे करने आएगा तो साथ में वो आईटीसी पे करेगा, विद इंटरेस्ट पे करेगा @ 18%। अब इंटरेस्ट कहां से लगेगा, 180 डेज के बाद से नहीं लगेगा, अवेलमेंट की डेट से लगेगा। और जब तक तुम पेमेंट करोगे तब तक का इंटरेस्ट लगेगा। फिर बाद में अगर रिसीवर पेमेंट कर देगा सप्लायर को तो दोबारा से क्रेडिट वो रीबुक कर सकता है। ये सारी बातें हमने यहां पे कंप्लीट कर ली थी। फिर 16(3) पिक्चर में आया।
16(3) ने कहा जी अगर आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज किया साथ में जीएसटी पे किया, अब कैपिटल एसेट की एक्चुअल वैल्यू पर तो क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन, उस पर तो आईटीसी की बात होगी नहीं। अब मुद्दा आया जीएसटी का। अब गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी को या तो कॉस्ट में ऐड करो और डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, या उसका आईटीसी क्लेम कर लो, ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम्हें क्लेम क्या करना है। फिर मैंने कहा था कि बेनिफिशियल जो होता है वो आईटीसी होता है, बट कुछ केस में आईटीसी मिलता ही नहीं है, या कुछ केस में आईटीसी ब्लॉक होता है, उस केस में क्या क्लेम कर लेते हो, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी 16(3) के अंदर। फिर 16(4) कहता है अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे सुनन लाग रहे के भाई साहब, कुछ केस में आईटीसी क्लेम करना भूल जाते हैं, और जिस केस में आईटीसी क्लेम करना भूल जाते हैं उसमें एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। वो टाइम लिमिट होती है अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ये तो हो गया क्रक्स। लॉ में क्या लिखा होया, लॉ में लिखा हुआ कि अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहीं तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये सारी बातें 16(4) के अंदर निकल के आ रही हैं। सेक्शन 16 स्वाहा, सेक्शन 16 स्वाहा, सेक्शन 16 स्वाहा, ये हमने कंप्लीट किया। फिर हम 17 के ऊपर आ गए। 17 बात करें अपॉर्शनमेंट की और ब्लॉकिंग की। अपॉर्शनमेंट क्या है 17(1) में, अगर थम अपना इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स अगर बिजनेस या नॉन बिजनेस में यूज करोगे तो नॉन बिजनेस वाले का नाम मिलेगा, बिजनेस वाले का देखना पड़ेगा। बिजनेस वाले में 17(2) के पास गए, उसने कहा भाई कहां यूज करना लाग रहे, एग्जम्प्टेड में करोगे या टैक्सेबल में करोगे। भाई अगर टैक्सेबल में करोगे तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर तुम एग्जम्प्टेड में करोगे तो एग्जम्प्टेड का मीनिंग देखना पड़ेगा। एग्जम्प्टेड के दो मीनिंग होंगे, या तो मीनिंग होगा 247 में, या मीनिंग होगा 17(3) में। अब 247 में तीन चीजें होंगी, या तो भाई तेरी सप्लाई नील रेटेड होगी, या होली एग्जम्प्ट होगी, या नॉन टैक्सेबल होगी। अब होली एग्जम्प्ट में सारी होली एग्जम्प्ट कवर होंगी, तीन कवर नहीं होंगी। एंट्री नंबर 27 कवर कौन हुआ है, एंट्री नंबर 19B कवर नहीं होगी। और एग्जम्प्टेड सप्लाई अगर एक्सपोर्ट कर दी है, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई में कवर हो गया तो भी वो यहां पे कवर नहीं होगी। इन तीनों को मानेंगे टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड होने के बावजूद भी इनको टैक्सेबल मानेंगे, इनका आईटीसी मिल जाएगा। फिर 17 ने कहा भाई हम भी तो बैठे, हम भी तो बतावेंगे, तीन चीजें और एग्जम्प्टेड में इंक्लूड कर लो। मैं कहा बताओ भाई, थम के कहने लग रहे, कह रहे एक तो रिवर्स चार्ज वाला एग्जम्प्टेड मान लेंगे, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एग्जम्प्ट मान लेंगे, और सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग इनको भी एग्जम्प्ट मान लेंगे। ये 6 चीजें एग्जम्प्टेड में कवर हैं, तो इनके लिए इनवर्ट सप्लाई जो होगी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना जी। अच्छा, फिर जब 18(1), 18(2), 18(3) ने बोला रही अपॉर्शनमेंट करनी है, तो 18(4) ने कहा मेरी भी तो सुन लो। 18(4) से मैंने बोला, मैं कहा सॉरी 17(4) ने बोला भाई मेरी भी तो सुन लो। तो मैंने कहा भाई तम के कहने लग रहे, कह रहा भाई हम बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी वाले केस में क्या होगा रही। मैं कहा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक्चुअल बेस यूज कर लो या नोशनल बेस यूज कर लो। एक्चुअल बेस में क्या होगा जी, एक्चुअल बेस में टैक्सेबल का मिलेगा, एग्जम्प्टेड का नहीं मिलेगा। नोशनल वाले में क्या होगा, नॉन बिजनेस वाले का तो वैसे ही नहीं मिलेगा, ब्लॉक वाले का तो वैसे ही नहीं मिलेगा। जो बैलेंस बचेगा उसका सारा क्लेम करके 50% अपनी बुक से माइनस कर देना, बैलेंस तुम क्लेम कर लेना जी। और एक बात और ध्यान देना, अगर तुमने ऑप्शन ले लिया तो बचे हुए सालों में ये ऑप्शन वापस नहीं होगा, मतलब उस बचे हुए साल में, मतलब पूरे साल में वही ऑप्शन चलेगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया है। और अगर सेम पेन में दूसरी ब्रांच अगर रजिस्टर्ड है बैंकिंग कंपनी की, तो आपस में जो इनपुट सर्विस ली जा रही है उसमें 50% की ब्लॉकेज नहीं होगी, मतलब पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बैंकिंग कंपनी वाले केस में यो है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि भाई साहब अपॉर्शनमेंट कैसे करनी होगी अगर मिक्स यूज होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी किया था, मैंने पहले क्या था कि कई बार हम क्या करें, इनपुट लेके आते हैं, तो उसमें से कुछ नॉन बिजनेस में करते हैं, कुछ एग्जम्प्टेड में करते हैं, कुछ ब्लॉक हो जाता है, और फिर कुछ मिक्स यूज कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले क्लियर कर दिया भाई नॉन बिजनेस वाले का तो भाई बाहर निकाल दे, उसका आईटीसी को मिलेगा नहीं अगर तुझे पता है वो कितना है। एग्जम्प्टेड वाले को भाई बाहर निकाल दे, वो तुझे पता है नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई ब्लॉकेज वाले को बाहर निकाल दे, वो तुझे नहीं मिलेगा। टैक्सेबल वाले को बाहर निकाल दे, वो तुझे मिलेगा। अब रह गया मिक्स यूज, तो मिक्स यूज के लिए तुझे जाना पड़ेगा रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 के पास। रूल नंबर 42 लगेगा इनपुट और इनपुट सर्विस के अपॉर्शनमेंट में, रूल नंबर 43 लगेगा कैपिटल गुड्स वाले केस में। अब 42 43 के अंदर फर्क क्या निकल के आ रहा है कि 42 में बात करेंगे एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड बिजनेस नॉन बिजनेस इन दोनों के अपॉर्शनमेंट की बात करेंगे। 43 में सिर्फ बात करेंगे एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड की, बिजनेस और नॉन बिजनेस के अपॉर्शनमेंट रूल नंबर 43 में नहीं होती है। उसके बाद फिर यहां पे रूल नंबर 42 के अंदर अपॉर्शनमेंट कैसे होगी पहले वो देख लेते हैं जी। रूल नंबर 42 ने कहा भाई अगर मिक्स यूज हो रहा है ना इनपुट और इनपुट सर्विस का, तो सबसे पहले सारा आईटीसी क्लेम कर ले, सारा आईटीसी क्लेम कर ले, उसमें से माइनस कर दे नॉन बिजनेस वाला, माइनस कर दे एग्जम्प्टेड, माइनस कर दे ब्लॉक वाला, फिर तेरा बैलेंस बचेगा उसमें माइनस कर दे टैक्सेबल,
फिर तेरा बैलेंस बचेगा कॉमन, उसको बोलते हैं कॉमन। फिर कॉमन के दो टुकड़े कर ले, D1 और D2 बोल दे। D1 का मतलब होता है एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड को बाइफरकेट करना, और D2 का मतलब होता है बिजनेस और नॉन बिजनेस को बाइफरकेट करना। अब पहले D2 की बात कर लेते हैं। तो D2 जो तेरा कॉमन आ रहा है उसका 5% जो होगा वो तेरा D2 निकल के आएगा, मतलब इसको मान लेंगे नॉन बिजनेस। और जो तेरा D1 निकल के आ रहा है तो उसमें जो तेरा कॉमन है मल्टीप्लाई E डिवाइड बाई F कर दियो, एग्जम्प्टेड सप्लाई से लिंक वाला आ जाएगा, उसको भी हटा दियो। अब ये D1 निकल के आ गया एग्जम्प्टेड वाला, D2 निकल के आ गया नॉन बिजनेस वाला, इसको कॉमन में से माइनस कर ले, इसको बाहर निकाल के बैलेंस तू क्लेम कर ले। अब ये वाला प्लस में जो टैक्सेबल वाला है, इन दोनों को जोड़ के टोटल तेरा क्रेडिट निकल के आ जाएगा। अब मेरे को बच्चन साहब कहते भाई एक बात बता, हमारी ऐश्वर्या भी थारे साथ तारे पास पढ़ रही है, नहीं वो किस तरह मतलब इंटेलिजेंट है, मगर ये वही बतावेगी जी। अब देखो अब आपके सामने आंसर दे देगी। ऐश्वर्या बता दो रूल नंबर 42 में क्या लिखा है। ऐश्वर्या कह रहे सर कुछ नहीं है, देखो आप तो बातें कर रहे थे इजी, मैं बातें करूंगी टेक्निकल बातें। मैं कब बताओ जी, कह रही सर सबसे पहले ले लेंगे टी में से माइनस कर देंगे, टी में से माइनस करेंगे T1 प्लस में T2 माइनस में T3। मैं कहा अच्छी बात है। फिर क्या आवेगा ऐश्वर्या, C1 आवेगा। सर C1 में से अगर T4 माइनस कर देंगे तो C2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C2 को बोलते हैं कॉमन। C2 के दो टुकड़े D1 प्लस में D2, तो D2 क्या निकलेगा, C2 मल्टीप्लाई 5%। D1 कैसे निकलेगा, C2 मल्टीप्लाई E डिवाइड बाई F। अब क्या करेंगे, C2 में से D1 प्लस D2 माइनस कर देंगे तो C3 आ जाएगा, C3 में T4 जोड़ देंगे तो हमारा TC कॉमन क्रेडिट निकल के आ जाएगा जी। यो थारी छोरी पड़ रही है जी बच्चन साहब। बच्चन साहब कह रहे भाई कमाल कर दिया, अमन नहीं इतना बेरा था भाई, इतनी इंटेलिजेंट छोरी होगी, ये तो कमाल कर दिया भाई, टेक्निकल बातें कर रही है। T1 T2 3, ये हो गया रूल नंबर 42। फिर आ जाओ भाई रूल नंबर 43 पे। रूल नंबर 43 बात करेगा कैपिटल गुड्स की। वो कहता है भाई साहब पूरा ITC पहले क्लेम कर लो, नॉन बिजनेस वाले का बाहर निकाल दो, एग्जम्प्टेड वाले का बाहर निकाल दो, ब्लॉकेज वाले का बाहर निकाल दो, बच गया बैलेंस। उसमें से फिर टैक्सेबल वाले का बाहर निकाल दो, टैक्सेबल वाले का बाहर निकाल के फिर बच गया कॉमन। अब कॉमन के दो टुकड़े होंगे, एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड, बिजनेस नॉन बिजनेस। बिजनेस नॉन बिजनेस का तो 43 एप्लीकेबल होगा नहीं, इसको साइड कर दो। एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड में 3 केस होंगे। 3 केस का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर आपने स्टार्टिंग से कॉमन यूज किया तब क्या होगा, अगर पहले एग्जम्प्टेड में किया फिर कॉमन किया तब क्या होगा, अगर पहले टैक्सेबल में किया फिर कॉमन किया तब क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा भाई साहब, जो तुम्हारा कॉमन क्रेडिट निकल के आ रहा है उसको डिवाइड बाय 60 कर दो, तुम्हारा पर मंथ का कॉमन आ जाएगा। फिर जब ये पर मंथ का कॉमन निकल के आ गया तो उसको मल्टीप्लाई E डिवाइड बाई F कर दो, तो जो एग्जम्प्टेड वाला इस मंथ का होगा वो निकल के आ जाएगा। बट एक सेकंड कैटेगरी जो है पहले एग्जम्प्टेड में फिर कॉमन, तो जब तुम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देने जाओगे उसमें 5% ईच क्वार्टर साथ में जोड़ देना, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आएगा जी। रूल नंबर 43 बस ये बात कहता है। फिर हम आ गए थे 18, ये हो गया 18(1), 18(2), 18(3), 18(4) आ गया, सॉरी 17(1), 17(2), 73, 74 हो गया। रूल नंबर 42 एंड 43 के साथ हो गया। फिर हम आ गए 17(5) पे। 17(5) बात करेगा ITC ब्लॉक की। अब ITC ब्लॉक की बात करेगा, उसमें AB है, AB है, BB है, CB है, DB है, EB है, FB है, GB है, HB है, IB है। अब एक अंदर लिखा था भाई साहब मोटर व्हीकल का ITC ब्लॉक है, मोटर व्हीकल भी सारे नहीं, पैसेंजर मोटर व्हीकल, पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले भी सारे नहीं 13 सीटिंग कैपेसिटी तक के, और 13 वाले भी सारे नहीं। अगर फिट में कवर होंगे तो ITC मिल जाएगा, अगर फिट में कवर नहीं होंगे तो ITC नहीं मिलेगा। ये बातें आपने क्लोज नंबर 1 के अंदर बताई। फिर AA में क्या होता है, वेसल एयरक्राफ्ट का ITC ब्लॉक है, ठीक है, बट हाँ फिट यहाँ पे FITT है, इन केस में मिल जाएगा, बाकी सारे केस में ब्लॉक हो जाएगा जी। फिर अगर जो फिट वाले केस में ITC मिल जाएगा, उनसे रिलेटेड अगर सर्विस लोगे तो उसका ITC भी मिल जाएगा, और जो जिनका ITC नहीं मिलेगा उनकी सर्विस का भी नहीं मिलेगा। बट 2 लोग ऐसे हैं उनको ITC मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर और जनरल इंश्योरेंस वाले, इनको ITC मिल जाएगा। फिर आता है अगला क्लोज B क्लोज, उसमें लिखा है फूड हो गया, फूड बिवरेज हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रेंट ए कैब हो गया, इनका ITC नहीं मिलेगा। बट अगर इनवर्ट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो ITC ले सकते हो। फिर अगला निकल गया अगर क्लब के मेंबर बनोगे, हेल्थ और फिटनेस सेंटर के मेंबर बनोगे, जो GST पे करोगे ITC ब्लॉक है। अगर लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, होम ट्रैवल कंसेशन हो गया, उसके इसमें ITC नहीं मिलेगा। बट अगर इन 3 चीजों में अगर ओब्लिगेटरी नेचर है, गवर्नमेंट ने कहा देनी जरूरी है अपने एम्प्लॉय को, उस केस में ITC अवेल कर लोगे जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगला फिर आ गया जी, अगर आप कोई कंसेशनल टैक्स पे करोगे सेक्शन 10 में, उसका ITC आप अवेल नहीं करोगे। अगर कोई NRI इंडिया से कोई सामान ले दे रहा है, उसका ITC वो क्लेम नहीं करेगा। बट अगर इंपोर्ट वाला केस है तो उसको ITC मिल जाएगा। फिर अगर सामान पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करोगे तो ITC आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर गिफ्ट है, फ्री सैंपल है, स्टोलन है, थेफ्ट है, अगर सामान चोरी हो गया उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। और अगर चोरी वाला टैक्स होगा सेक्शन नंबर 74, 120, 139 और 124, उसमें आपको ITC नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आपके 17(5) में निकल के आ रही हैं।
ये हमने 17.5 में की हैं। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 18 हमने स्टार्ट किया। वाह भाई वाह, मजे आ गए जी। सेक्शन 18 कहता है मेरे 6 सब सेक्शन है, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6। मैं कभी 18.1 के क्या है, 18.1 बात करेगा भाई साहब, अरे भाई साहब 18.1 बात करेगा, मेरे 4 क्लोज हैं ए बी सी डी। ए कहेगा अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो गया, बी कहेगा अगर कोई अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो गया, सी कहेगा एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल हो गया, डी कहेगा कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ गए। अब वो कह रहे भाई साहब जब तुम ऐसे से ऐसे हुए तो तुम्हारा कुछ स्टॉक में भी पुराना बचा हो, तो जो तुम्हारा पुराना स्टॉक बचा होगा ना, उस बचे हुए स्टॉक का तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन वाले में 2 केस कवर होंगे, या तो 30 दिन में आपने करवा लिया रजिस्ट्रेशन, वो कैटेगरी कवर होगी, या वॉलंटरी करवा लिया, वो कैटेगरी कवर होगी। बट उसमें कैपिटल गुड्स की बात नहीं है, कैपिटल गुड्स की बात सी और डी क्लोज में है, और जहां कैपिटल गुड्स की बात होगी वहां पे रूल नंबर 40 एप्लीकेबल हो जाएगा। रूल नंबर 40 क्या है भाई साहब, कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% ईच क्वार्टर माइनस कर देना और बैलेंस तुम अवेल कर लेना जी। ये सारी बातें 18.1 में निकल के आती हैं। अब 18.2 कहता है भाई साहब टाइम लिमिट है इसकी भी, अरे सुनन लागरे के, इसकी भी टाइम लिमिट है। जो आईटीसी क्लेम करना है सेक्शन 18 वाला, वो 1 साल के अंदर क्लेम करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उसके बाद तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। 18.2 में टाइम लिमिट लिखी हुई है। फिर 18.3 कहता है भाई साहब अनयूटिलाइज क्रेडिट, जो अमलगामेशन वाला केस है, डीमर्जर वाला केस है, मर्जर वाला केस है, तो जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है उसको तुम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर यहां पर निकल के आता है 18.4। अब 18.4 कहता है नॉर्मल सप्लाई से नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिट स्कीम में जा रही हो, तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई हो रही है, उसमें बचे हुए स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और कैपिटल गुड्स का भी रिवर्स करना पड़ेगा। बट यहाँ रिवर्स करने के लिए रूल नंबर 44 एप्लीकेबल होगा जी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रूल नंबर 44 एप्लीकेबल करेंगे। अब रूल नंबर 44 कहता है जो तुम्हारा टोटल आईटीसी है डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी उतने का तुम क्या कर दोगे, रिवर्सल। ये सारी बातें आपकी 18.4 में निकल के आती हैं। फिर 18.5 वही रेफर करता है रूल नंबर 40 और 44, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर 18.6 कहता है भाई साहब अगर तुमने कैपिटल एसेट को सेल कर दिया, अगर तुमने कैपिटल एसेट को सेल कर दिया, अगर तुमने कैपिटल एसेट को सेल कर दिया तो फिर तुम्हें आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा। कितना, जितना वही 5% के अकॉर्डिंग निकाल लो, 5% ईच क्वार्टर के अकॉर्डिंग, एक तो वो, और जितने का तुमने वो एसेट बेची उसका जो तुम्हारा जीएसटी बनेगा वो, तो वो जीएसटी और 5% से निकल कर आए, इनमें से हायर वैल्यू आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। 18.6 में ये बातें आपकी लिखी हुई हैं। और फिर 19 तो भाई सिंपल सा 19 जो वर्कर वाले केस में कहता है कि अगर मान लो कोई भी इनपुट या कोई भी कैपिटल गुड्स अगर आपने डायरेक्टली जो वर्कर को भिजवा दिया तो 16(2) की कंडीशन कि तुम्हें फैक्ट्री में रिसीव होना चाहिए, वो कंडीशन जो वर्कर वाले केस में एग्जम्प्ट है। इट मींस अगर वो सामान डायरेक्टली जो वर्कर को चला गया तो तुम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 19 ये बात कहता है। तो आईटीसी नमाए, आईटीसी नमाए रिटर्न, आईटीसी पेमेंट नमाए 16 स्वाहा, आईटीसी नमाए, आईटीसी नमाए, आईटीसी नमाए, आईटीसी 17 स्वाहा, आईटी से नमाई रूल नंबर 42 नमाई रूल नंबर 43 रूल नंबर 40 नंबर 17 स्वाहा। उसके बाद रूल नंबर 8 सेक्शन नंबर 18 स्वाहा एंड सेक्शन नंबर 19 स्वाहा। तो अब जाके भाई साहब स्वाहा 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 हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारी पूरी कंप्लीट रिवीजन निकल के आ रही है जी। ठीक है, ये हमारी पूरी कंप्लीट रिवीजन निकल के आ रही है। आई थिंक आपने अगर सोए नहीं होंगे तो एंजॉय किया होगा, अगर सो गए होंगे तो फिर भी एंजॉय किया होगा जी। ठीक है जी, ये वाली वीडियो प्लीज़ यूट्यूब पे डाल देंगे। ओके जी, डाल देंगे जी। और कोई सेवा मेरे लायक जी, क्या चाह रहा हूँ जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना। लो जी, ये आपका है रूल नंबर 42 एंड 43। यहाँ पे अब देखना जी, क्रक्स ऑफ रूल नंबर 42, रूल नंबर 43, सेक्शन 18.1 और सेक्शन 18.4 ये आपस में मैंने लिंक करने की कोशिश की है। 10 पॉइंट है, अगर 10 पॉइंट समझ लोगे आपको रूल नंबर 42 43 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोटिंग कुछ नहीं करनी जी, अभी नोटिंग नहीं करनी, सिर्फ समझना है आपने, सिर्फ समझना है कि मैंने क्या लिखा है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अरे एक मिनट रुको तो सही, बच्चा बस बच्चा कह रहा है एक तो प्लेलिस्ट बना देना, देखो जी एक यूट्यूब पे डाल देना, और क्या सर को काम बोलना है, हो सके तो हमारा एग्ज़ाम दे आना, और बस इतना ही है सर, ऑलमोस्ट यही काम है। अरे 2 मिनट रुक तो जाओ नालायक, रुको बना देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, अभी थांबा 2 मिनट थांबा।
एक तो ना जो पहले मैं समझा रहा होता हूँ ना दिमाग उस, ये प्लेलिस्ट बना देना, ये बातें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, ये बातें मैं व्हाट्सएप पे भी देख लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पर दिमाग नहीं है, बिना अलग अलग मैसेज करने हैं भाई, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब आपका दिमाग फिर यहाँ नहीं चल रहा, आपका दिमाग अपनी बातों में चल रहा है अभी। ये मैसेज तो मुझे क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप कर दोगे तो भी मैं देख लूंगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार चेक करना, सीधो के बैठना जी, सीधो के बैठना। उम्मीद करूंगा देखो आईटीसी की रिवीजन भी कर ली, अभी अभी रूल नंबर 42 एंड 43 भी सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज की है। अब एक बार 10 पॉइंट देखना, 10 पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं जी, एक बार अब चेक करना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। इधर देखो ध्यान से, अब पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 1 क्या निकल के आ रहा है। मैंने 3 केस बनाए हैं सिचुएशंस कि कौन कौन सी सिचुएशन क्वेश्चन में अराइज हो सकती है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने सोचा कि मैक्सिमम एग्जामिनर कौन कौन सी सिचुएशन क्वेश्चन में डाल सकता है, फिर उसमें अपॉर्शनमेंट की नीड होगी या नहीं होगी, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो मैंने यहाँ पे बताया जी। एक बार आप चेक करना, देखो ये सबसे पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है, एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, इट मीन्स अगर आपने कोई भी इनपुट या कोई भी इनपुट सर्विस या कोई भी कैपिटल गुड्स अगर आपने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस में यूज किया, तो क्या उस केस में अपॉर्शनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्रॉस है। क्या उस केस में आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इन एलिजिबल आईटीसी वाली कैटेगरी में डाल देंगे। तो 3 टेबल मेनली मैंने आपको बना के दिखाई थी। एक टेबल मैंने बनाई थी इन एलिजिबल आईटीसी की, एक टेबल मैंने बनाई थी कॉमन क्रेडिट की, एक टेबल मैंने बनाई थी कि क्रेडिट इनटू ई क्रेडिट लेजर, ये 3 टेबल मैंने बनाई थी। तो अब कौन सा केस कहां पे जाएगा, कहां फॉल करेगा, अब मैं वो दिखाने जा रहा हूं जी आपको। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, क्रॉस मार दिया मैंने। अब ट्रीटमेंट यहां पे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, इनएलिजिबल है। दूसरा केस देखो जी, आपने भी आंसर देने की कोशिश करनी है, आपने भी आंसर देखने हैं जी। दूसरा केस आ रहा है एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई। इट मींस अगर आपने इनपुट सर्विस है कैपिटल गुड्स को एक्सक्लूसिव यूज किया टैक्सेबल सप्लाई में, और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई में, तो क्या उस केस में अपॉर्शनमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्रॉस मारा हुआ है। क्या उस केस में आईटीसी मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या वो कॉमन क्रेडिट में जाएगा, नहीं जाएगा। किस में जाएगा, क्रेडिट इनटू ई क्रेडिट लेजर, मतलब जो वैल्यू होगी, जो जीएसटी की वैल्यू होगी वो क्रेडिट कर देंगे ई क्रेडिट लेजर में। ये हमारा सेकंड केस निकल के आ गया जी, डन है जी। तीसरा केस फिर क्या निकल के आ रहा है, तीसरा केस निकल के आ रहा है एक्सक्लूसिव यूज फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। इट मींस अगर आपने इनपुट सर्विस को कैपिटल गुड्स को अगर आपने एक्सक्लूसिव यूज किया एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए, तो क्या आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपॉर्शनमेंट होगा, नहीं होगा। तो किस में जाएगा, इन एलिजिबल आईटीसी की कैटेगरी में जाएगा। ये हमारा तीसरी कैटेगरी में आपका निकल के आ गया जी। पॉइंट नंबर 4 देखो जी, पॉइंट नंबर 4 निकल के आ रहा है कि एक्सक्लूसिव यूज किया ब्लॉक क्रेडिट, मतलब आपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स वहां पे यूज किया जिसका आईटीसी फर्दर 17.5 में ब्लॉक है। तो अगर 17.5 में ब्लॉक है तो क्या अपॉर्शनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। क्या आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। किस कैटेगरी में जाएगा, इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में जाएगा। ये 4 केस निकल के आ गए। आई थिंक इन चारों केस में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इन चारों केस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक तो 4 केस ये एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, मतलब एग्जाम में जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा इन चारों में से वो कोई भी केस दे सकता है। तो इन चारों केस का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो ट्रीटमेंट आपके सामने है जी। 5वां केस वो क्या निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखना। 5वें केस से मेन बात स्टार्ट होगी जी। अब मेन बात स्टार्ट होगी 5वें केस से। अब सुनना 5वें केस में क्या निकल के आ रहा है। 5वां केस कहना चाह रहा है जी, यूज फॉर बोथ एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल सप्लाई सेम मंथ। सेम मंथ का मतलब क्या है, सेम मंथ का मतलब क्या है, सेम मंथ का मतलब ये है कि जिस मंथ का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, याद करो जो भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे, कोई अगस्त 21 का था, कोई मार्च 21 का था, कोई जुलाई 21 का था, मतलब कोई अक्टूबर का था, मतलब कहीं ना कहीं एक मंथ था ना। तो अगर मान लो आपने मतलब इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स को यूज किया टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड में सेम मंथ में, मतलब उसी मंथ में, मान लो उसी मंथ में आपने परचेज किया सेट और उसी मंथ से आपने यूज करना स्टार्ट किया कॉमन। तो अगर उसी मंथ से आपने कॉमन यूज करना स्टार्ट किया तो क्या अपॉर्शनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यस होगी जी। और फिर क्या क्या होगा, 100% आईटीसी क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा और कॉमन
क्रेडिट के अंदर भी जाएगा। देखो यहां पे मैंने दो चीजें लिखी हैं जी, 100% आईटीसी आप बुक करोगे क्रेडिट लेजर में, और वो कॉमन लेजर मतलब जो कॉमन क्रेडिट है उसके अंदर भी आप शो करोगे। ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपको यहां पे बता दी है। डन है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला पॉइंट देखना, अगले पॉइंट के अंदर फर्क आ रहा है जी। अगले पॉइंट के अंदर फर्क आ रहा है, वो कह रहे हैं यूज फॉर बोथ एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल सप्लाई फ्यू ईयर एगो। फ्यू ईयर एगो याद करो, जो हमने मेरे ख्याल से हमने जो अभी रूल 43 वाले क्वेश्चन किए थे, रूल नंबर 43 वाले क्वेश्चन में क्या था कि कुछ उसमें था नहीं कि आपने कुछ साल पहले इसको परचेज किया था, आप तब से कॉमन में यूज कर रहे हो, और अब ये मंथ आ गया इसमें भी कॉमन में चल ही रहा है। तो आपने अगर फ्यू ईयर एगो एसेट परचेज की और तब से कॉमन में यूज कर रहे हो, तो तब से कॉमन में यूज कर रहे हो तो क्रेडिट लेजर में तो क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि जब वो परचेज किया होगा उसी टाइम पर क्रेडिट लेजर में दिखा दिया होगा। बट क्या इस मंथ के कॉमन क्रेडिट वाली टेबल में शो होगा नहीं होगा? यस होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, नोट शोन इन ई क्रेडिट लेजर, नोट शोन इन ई क्रेडिट लेजर, क्योंकि ऑलरेडी पहले दिखा दिया होगा, बट शोन इन कॉमन क्रेडिट उसमें आप शो करोगे। ये पॉइंट नंबर 6 निकल के आ रहा है, ये पॉइंट नंबर 6 निकल के आ रहा है, क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने वहां तो दिखाई दिया होगा जी, इसको ऑलरेडी हमने क्रेडिट लेजर में क्रेडिट तो कर दिया होगा, बट कॉमन क्रेडिट के अंदर हमने दिखाया नहीं होगा, मतलब कॉमन इस मंथ में, तो इस मंथ के कॉमन क्रेडिट वैल्यू उसके अंदर आएगा, क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट नहीं होगा जी। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 देखना, पॉइंट नंबर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जी। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है फर्स्ट फ्यू ईयर फॉर एग्जम्प्टेड, नाउ फॉर एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल। मतलब पहले आपने कोई एसेट परचेज की थी, उसमें कुछ साल आपने एग्जम्प्टेड में यूज किया। हेलो अंकल, याद करो, आपने पहले कोई एसेट परचेज की थी, उसको आपने कुछ साल पहले एग्जम्प्टेड में यूज किया, और फिर अब कॉमन यूज करना स्टार्ट कर रहे हो। तो पहले आपने एग्जम्प्टेड में यूज किया तो क्रेडिट लेजर में क्रेडिट नहीं हुआ होगा, अब कॉमन कर रहे हो तो अब क्रेडिट लेजर के अंदर भी क्रेडिट होगा, अब क्रेडिट लेजर के अंदर भी क्रेडिट होगा, और दूसरा कॉमन क्रेडिट के अंदर भी शो होगा। क्या अपोर्शनमेंट होगी? यस। और यहां पे एक पॉइंट और होगा कि जब तुम आउटपुट टैक्स पे करने जाओगे तो 5% ईच क्वार्टर को भी ऐड करोगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, और साथ में पे करोगे। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, अपोर्शनमेंट मैंने लिखी है यस जी, 100% आईटीसी बुक इन ई क्रेडिट लेजर and also shown in common credit, and at the time of payment of output tax liability add 5% each quarter और part thereof। जितने टाइम एग्जाम्प्ट में यूज किया उतने टाइम के क्वार्टर निकाल लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट निकाल लो, वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ हमें ऐड करके दिखाना है जी। ये पॉइंट नंबर 7 के अंदर आ रहा है जी, ये पॉइंट नंबर 7 के अंदर आ रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 देखो, पॉइंट नंबर 8 में क्या है, पॉइंट नंबर 8 है फर्स्ट फ्यू ईयर यूज इन टैक्सेबल, नाउ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट। मतलब फर्स्ट फ्यू ईयर, पहले कुछ साल आपने टैक्सेबल में किया और अब क्या कर रहे हो, कॉमन कर रहे हो। तो अगर पहले टैक्सेबल में किया, हेलो हेलो इधर 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 इधर, अरे आपको पता नहीं कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको लग रहा है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट इस पॉइंट को बनाने में मेहनत लगती है। मैं सही बता रहा हूं सर, एग्जाम के आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको इन्हीं 10 पॉइंट में से ऑलमोस्ट मिलेंगे। जो हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की हैं आप चेक कर लो, इन्हीं 10 पॉइंट के अंदर से हैं जी। और आप बाद में याद करोगे जब 10 पॉइंट पढ़ोगे ना कि सर वाकई रूल नंबर 42 43 आपने आसान कर दिया, और बच्चे रोते हैं ना, हमें रोने वाले हालात नहीं है हमारे, हमें समझ में आ गया। तो देखो पॉइंट नंबर 8 क्या है जी, पॉइंट नंबर 8 आई फर्स्ट फ्यू ईयर यूज इन टैक्सेबल, नाउ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट। अब पहले आपने फर्स्ट फ्यू ईयर टैक्सेबल में किया, तो टैक्सेबल में किया होगा तो उस टाइम तो क्रेडिट आपने ले ही लिया होगा, तो अब क्रेडिट लेजर में क्रेडिट तो नहीं होगा, बट क्या कॉमन में आएगा? नहीं आएगा, यस आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, नोट शोन इन ई क्रेडिट लेजर, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी शोन आपने ऑलरेडी शो कर दिया होगा, बट शोन इन कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट में शो होगा, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, उसके बाद देखो फिर पॉइंट नंबर 9 का निकल के आ रहा है, पॉइंट नंबर 9 निकल के आ रहा है फर्स्ट यूज किया एग्जम्प्टेड में और अब यूज कर रहे हो टैक्सेबल में। बताओ जी, फर्स्ट यूज किया एग्जम्प्टेड में, अब यूज कर रहे हो टैक्सेबल में। तो अगर फर्स्ट यूज किया एग्जम्प्टेड में, अब यूज कर रहे हो टैक्सेबल में, अपोर्शनमेंट तो होगा नहीं, कॉमन तो यूज हो नहीं रहा, और यहाँ पे सेक्शन 18(1)(d) एप्लीकेबल होगा जी। यहाँ पे रूल नंबर 43 नहीं है, पहले एग्जम्प्टेड में फिर टैक्सेबल में, तो एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल सेक्शन 18(1)(d) शैल अप्लाई,
रूल नंबर 40 यहाँ पे लगेगा, आईटीसी माइनस में 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और क्वेश्चन कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा रूल नंबर 40 टू 43 का, क्योंकि वो वहां लगता है कॉमन वाले केस में, यहाँ कॉमन की बात ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर फर्स्ट आपने यूज किया टैक्सेबल में और देन यूज किया एग्जम्प्ट में, अब टैक्सेबल से एग्जम्प्ट तो यहां क्या लगेगा 18(4) शैल अप्लाई, रूल नंबर 44। तो कैपिटल गुड्स वाले केस में क्या होगा, आईटीसी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा 40 टू 43 का जी। तो ये 10 पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं जी, उम्मीद करूंगा आपको पल्ले पड़ा होगा जी। ठीक है जी, जितने मैक्सिमम पॉइंट हमने किए थे क्वेश्चन में सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जी। ठीक है, अब अगर आप लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले अगर ये 10 पॉइंट पे अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आपको क्वेश्चन जो होगा वो इसी में से देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट आपके सामने हैं जी, क्या इसका ट्रीटमेंट करना है ये आपके सामने है। डन है जी। तो ये क्रक्स है रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43, 18(1) एंड 18(4) जी, ये क्रक्स आपका निकल के आ रहा है जी। डन है जी, क्लियर है अब, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए जी, क्लियर होना चाहिए बस, ये सब आपके लिए, अगर आपको क्लियर है तो मेहनत सफल हो गई। डन है जी। ठीक है जी, ये मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ये मैं आपको भेज दूंगा जी, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इसकी नोटिंग कर लेना आराम से जी, इसके आप नोटिंग कर लेना जी। ठीक है जी, चलो अब ये हमारे 10 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, एक बार अब इसको दोबारा से पढ़ लेना जी। तो अब आ जाओ